Mr. Tejveer has completed his masters in finance from Singapore. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता. The topic is about फर्स्ट स्टेप ये है स्टार्ट इन्वेस्टिंग. तो how someone can plan their budget. 50-30-20 का रूल चलता है. You mentioned कि 50 लाख एक बार में नहीं लगाना. आपने 50 का 50 लगा दिया, करेक्शन आ गई, सारा का सारा गया. तो अभी ये आप जो बता रहे हो that is specifically applicable to stocks और म्यूचुअल फंड्स. स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स बोथ. कोई टूल या कोई ऐप जो आप रिकमेंड करना चाहोगे फॉर बजटिंग? एआई पे जाओ, आप चैट जीपीटी जाओ, गूगल जेमिनाई जाओ, परप्लेक्सिटी जाओ. डू यू ट्रैक योर मंथली एक्सपेंसेस? दो तरीके के हैं, या तो अगर यू आर स्पेंडिंग इज देयर समथिंग एल्स यू वांट टू ऐड टू दिस टॉपिक? 10 करोड़ कमाने के लिए 50,000 के रिस्क नहीं ले सकते आप. तो इन एफडी हाउ मच परसेंटेज वी कैन एक्सपेक्ट पर ईयर? एफडी तो चेंज होते रहते हैं रेपो रेट्स पे. आई थिंक अभी बॉन्ड्स को आप बहुत सिंप्लीफाई करके समझा सकते हैं. फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी ने बॉन्ड्स लॉन्च कर दिए, ठीक है. सो बॉन्ड्स आर सेफ. जो रेट करती हैं कि ये सेफ है कि नहीं. एक अच्छा रिटर्न किसको माना जाएगा अकॉर्डिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? अगर मार्केट्स में जा रहे हो 25% ईयरली. वो कहते हैं कि आप बिटकॉइन माइनिंग करोगे तो आपके पास बिटकॉइन आने शुरू हो जाएंगे. इज इट ट्रू? माइनिंग को सेटअप करने में आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अब आजकल गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस बहुत बढ़ रहा है. आपका क्या मानना है? पार्टीशन हुई 47 आप आजाद हैं. Let us leave aside slogan. अब रिसेंट जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका रीजन क्या है कि ट्रम्प आया, उसके बड़े अनप्रेडिक्टेबल मूव्स हैं, जियोपॉलिटिकली उसने सिनेरियो टैरिफ्स लगा के बड़ा काम खराब किया. इट इज क्रिप्टो. इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. वो कॉन्सेप्ट इज अमेजिंग. कि ये क्रिप्टो का प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? सारा डिमांड सप्लाई पे है. बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है. तो टैक्स प्लानिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? राइट, साल से पहले अगर तुमने एग्जिट कर गए हो तो जो भी गेन हुआ है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, विच इज 20%. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता. द टॉपिक इज़ अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी. सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, अबाउट द बजटिंग, अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. सो वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. His name is Mr. Tejveer. Mr. Tejveer has completed his masters in finance from Singapore and he's been acting as a financial and technical consultant in overseas. So, hello Mr. Tejveer. Welcome to the podcast. Hello, thank you. So, Mr. Tejveer, can you please give me a brief introduction about yourself and your financial journey? I think you have already given my introduction, जो काफ़ी ठीक थी. So, I've done my masters in finance, आप already बोल चुके हो. एंड मास्टर्स इन फाइनेंस में स्पेशली मेरा एक थीसिस था जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कमोडिटीज़ एंड स्टॉक्स. कि बेसिकली अगर कमोडिटीज़ ऊपर जा रही हैं तो इक्विटीज़ नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है. तो एक मेरा थीसिस बुक है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूके में पढ़ा है, ठीक है. तो एनीबडी हु इज़ विजिटिंग द लाइब्रेरी ऑफ दैट यूनिवर्सिटी कैन हैव एक्सेस टू दिस थीसिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, एज यू मैंशन कि मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट था. सो फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंट. मैं आईटी साइड और फाइनेंस का मिक्स देखता था. आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स इन यूएस, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया एज वेल. Okay, great, wonderful. So, Mr. Tejveer, today we just want to provide all the financial literacy to our audience. ठीक है? बिल्कुल. सबसे पहला स्टेप क्या है किसी की अपनी फाइनेंशियल जर्नी या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए? सो सबसे पहला स्टेप है कि वन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. चाहे उसका जितना भी छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है. व्हेन ही स्टार्ट्स अर्निंग, अ ट्रेनी है, स्टाइपेंड कमा रहा है, छोटी इनकम है, बड़ी इनकम है, ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग. कभी भी रुकना नहीं कि आज मेरे पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है. नॉलेज लेने के लिए पूरा वेब पड़ा है, ठीक है ना, एआई के टूल्स पड़े हैं. तुम एक स्टेप करोगे तो ही विल गाइड यू कि कैसे करना है. तो फर्स्ट स्टेप ये है. दूसरा स्टेप पे अपनी नीड देखनी है, बजट्स देखने हैं अपने कि भी यार मेरा रोटी कपड़ा बेसिक मकान जो है, नीड्स हैं, वो निकल रहा है कि नहीं, ठीक है. निकलने के बाद क्या बच रहा है मेरे पास, फिर इंश्योरेंस, इमरजेंसी फ़ंड है कि नहीं, वो उसके बाद कुछ बच रहा है तो वेल एंड गुड, वो अमाउंट डिसाइड करो, ठीक है. अमाउंट डिसाइड करने के बाद कि मैं रिस्क कितना ले सकता हूँ, कि पूरा का पूरा अमाउंट गवा दिया तो चलेगा, इमोशनली भी मैं ठीक रहूँगा और फाइनेंशियली भी ठीक रहूँगा कि नहीं रहूँगा, ठीक है. तो ये 3 स्टेप्स किसी को भी स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, जैसे आपने बोला कि किसी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले दे हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सुन एज दे पॉसिबल. देन दे कैन असेस देयर बजट, राइट, एंड उसके अकॉर्डिंग दे कैन मैनेज देयर रिस्क लेवल्स, राइट. तो बजट की बात करते हैं. सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज द बजट? इसमें 2 हैं. सो बेसिकली दे हैव टू सी कि भी फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बोला कि बेसिक नीड्स निकल रही हैं कि नहीं, ठीक है.
उसमें बजटिंग में नॉर्मल एक 50-30-20 का रूल चलता है. दैट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड रूल, बट वो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. ठीक है, हम उसको एज अ मेन रूल नहीं मान के चल सकते. अगर हाँ 50% हम बेसिकली क्या कहते हैं, 50% की इलेक्ट्रिसिटी, फूड, रेंट, ठीक है, इंश्योरेंस की पैसा, ठीक है ना, ये 50% में आता है. 30% कहते हैं डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, बेसिकली जो हमने बाहर के एंटरटेनमेंट करना है, खाने पीने जाना है. तो 30% इन माई व्यू दैट इज़ वेरी हाई. ठीक है, एक इंसान को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल ए पर्सन इज़ अर्निंग 1 लाख रुपीज़ अ मंथ, वो 30,000 अगर वो स्पेंड कर रहा है महीने का सिर्फ अपने इंटरटेनमेंट बाहर की चीज़ों पे, दैट्स अ लॉट. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल गुड मास्टर्स किया हुआ या एक नॉर्मल अच्छी एजुकेशन लिया हुआ पर्सन भी आजकल स्टार्टिंग में ही 1 लाख दे कैन अर्न. नॉट एवरी वन, एक गुड एजुकेशन अच्छे इंस्टीट्यूट से. तो 30,000 इज़ अ लॉट. वो थोड़ा सा हम कट करके जो फिर रेस्ट 20% बचता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, थिंग्स लाइक दैट, उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए. ओके, वेरी वेल. तो इसमें कंसेप्ट आता है लाइक कि कुछ कभी हम लम्प सम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कभी हम सिप लगा रहे हैं, राइट. तो व्हाट इज़ अ बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू यू? वो अगेन इन प्रोफाइल पे डिपेंड करता है इंसान की. अगर दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ लमसम मनी दे वांट टू इन्वेस्ट, बट दे हैव टू सी कि भी एक साल में अगर मेरे पास मैंने 50 लाख रुपया लगाना है, ये नहीं कि 50 लाख रुपये एक बारी में लगा दिया. ठीक है, अगर इफ़ दे डू नॉट वांट टू गो इन द स्टॉक मार्केट्स, येस देन इट कैन बी डन. अपना बेस्ट फिक्स्ड इनकम्स देखे, बॉन्ड्स देखे या FDs देखी या RDs देखी और लगा दिया. ठीक है, दैट मेक्स सेंस. बट अगर स्टॉक मार्केट्स में लगाना है तो यू हैव टू सी सम पॉइंट्स. 50 lakhs भी जो है ओवर द टाइम लगाना है, 10 lakhs करके या 5 lakhs करके. दूसरा, लमसम डिसाइड जरूर करना चाहिए साल का. टाइम होराइजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, किसी को ये इग्नोर नहीं करना चाहिए जो मैंने एक साल की बात बोली है. नोबडी शुड इग्नोर दैट. ठीक है, क्योंकि इफ़ यू इग्नोर दैट, तुम्हारे एक तो रिटर्न्स ख़राब होते हैं. ठीक है, वो कहते हैं कि भी देख लेंगे हम कि भी कितना लगा सकते हैं, इतना तो पड़ा ही है, कब लगा सकते हैं, 6 महीने बाद लगा लेंगे. नहीं, पहले डिसाइड करके चलना है कि कितना ही, इतना ही लगाना है, 50 लाख का ही लेना है. कोई कहेगा कि नहीं मेरे पास तो और पड़ा, मैं और लगा दूंगा, वो देख लेंगे, बट इतना तो आप मान के चलो. दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि एक इंसान लमसम नहीं लगा सकता. मंथली उसने कुछ इन्वेस्ट करना है. मंथली वही फिर उनको पहले बजटिंग करनी पड़ेगी, अपनी बेसिक नीड्स निकाल के मैक्सिमम निकालने की कोशिश करो कि भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए है, एंड देन डिसाइड क्या रिस्क है, एंड देन यू नीड टू पुट इन द मनी. ओके, यू मेंशन कि 50 लाख एक बार में नहीं लगाना. इज़ देयर एनी रीज़न कि एक बार में क्यों नहीं लगाना? मीन्स अगर मैं एक बार में लगाऊंगा तो आई एम जस्ट गेटिंग, मेरे को एडवांटेज मिल रहा है ना टाइम का, मैंने पहले लगा दिया, फिर उतने टाइम में कंपाउंड हो जाएगा. तो कंपाउंड के केस में एक साथ में लगा सकते हो. ठीक है, लेकिन उसमें भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो अपना RBI जो सेंट्रल बैंक है किसी भी कंट्री का, ठीक है, रेपो रेट्स का. ओके, आपने देखने की रेपो रेट्स बढ़ाएंगे आगे जाके. आज मैंने सपोज 50 लाख रुपया लगा दिया, बट आई हैव द नॉलेज कि भी वो रेपो रेट्स 3 महीने में किसी भी न्यूज़पेपर में इफ़ यू आर कीप ऑन रीडिंग मिल जाता है कि भी ये बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले हैं. ओके, ठीक है ना, तो उसमें भी फिर आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कि अगर बढ़ाने वाले हैं, आपने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा दिया और पता चले 15 दिन बाद या 20 दिन बाद वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए. 15 दिन के बाद हम इतना नॉलेज रख लें कि हम 15 दिन बाद लगाएंगे वो चीज़. ठीक है ना, एक तो ये कॉन्सेप्ट आ गया. दूसरा, अगर बॉन्ड्स में लगा रहे हो वो तो फिर टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बॉन्ड्स की वैल्यू और वो उसमें, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स में. ठीक है, एक साथ क्यों मैं कह रहा हूँ लगाने का, स्टॉक मार्केट की एडवांटेज लेनी लो पॉइंट्स की. ठीक है, हाई पॉइंट पे है मार्केट, आपने 50 का 50 लगा दिया, करेक्शन आ गई, सारा का सारा गया. 10 लाख अभी लगा दिया स्टार्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल, 2-3 दिन महीने बाद करेक्शन आई. ठीक है, 10 लाख फिर लगाया या 15 लाख फिर लगाया, तो आपकी एक एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी. ओके, आपकी रिस्क जो है वो बेटर हो जाएगा मैनेज. नहीं तो एक बार ही इकट्ठा ही लमसम लगा दिया, 20% का डाउनफॉल आ गया, इंसान वैसे ही डीमोटिवेट हो जाता है. ठीक है, आई थिंक बहुत सारे डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है. तो अभी ये आप जो बता रहे हो दैट इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स या फिर एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स बोथ. ओके, म्यूचुअल फंड्स भी अल्टीमेटली क्या है, म्यूचुअल फंड्स भी अल्टीमेटली पैसा तो स्टॉक्स में ही लगा रहे हैं ना, उनकी एक NAV होती है, वो ऊपर नीचे जाती रहती है म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में भी अगर लगाना है तो इफ़ यू हैव सम नॉलेज, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, अगर बंदे के पास नॉलेज ही नहीं है देन चुप करके सिप लगा लो वो 50 लाख की भी, कि हर महीने मेरी 3 डिफरेंट डेट्स पे
5-5 लाख रुपये, जैसे 5-10, 5-15 और 25 ओके ऑफ अ मंथ पकड़ लिया, ठीक है, और 9 लाख लगाना है तो 3-3 लाख मैंने लगा दिया एक महीने में, 9 लाख हो गया टोटल हर एक डेट पे। उसको भी लगा लो, वो भी एडवांटेज मिलेगा NAV ऊपर या नीचे जाने का। ओके मेक सेंस। हाँ, नॉलेज अगर है एक इंसान को उस चीज़ की, तो मार्केट देखो, जिस दिन भी NAV थोड़ी डाउन आई है, एक परसेंटेज बना लिया कि 2% डाउन आई है NAV उस म्यूचुअल फंड की, तब लमसम एक ठोक दिया, 3 लाख का डाल दिया बीच में, एंड या 4 लाख जो भी तुम्हारा नीड ठीक है। है तेजवीर, मैं चाहूँगा कि हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें अभी थोड़े टाइम तक, Great. ठीक है। आई रियली वांट कि आई जस्ट वांट टू नो कि रेपो रेट्स कैसे चेक कर सकते हैं, NAV की वैल्यू कैसे वो चेक कर सकते करेंगे, हैं। right. उससे पहले आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वी शुड कवर द टॉपिक अबाउट रिस्क Risk, बहुत मैनेजमेंट एंड important. बजटिंग जो आपने मेरे को बोला है। तो जैसे बजटिंग किसी को करनी है, 50-30-20 रूल आपने बताया, एंड इवन उसमें भी हम फर्दर इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं 20% से ज़्यादा। राइट, ट्राई करना चाहिए कि भी जितना हम इन्वेस्टमेंट अपना, ठीक है। हाँ, अब उसमें देर आर फ्यू पीपल जिनके पास लोन्स भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, Right. तो उस केस में भी देख सेम रूल अप्लाई होगा। उस केस में भी 50% जो मैंने बोला उसमें लोन्स बेसिकली तुम्हारे वो भी कवर होंगे, ओके क्योंकि वो तो एक नीड है डेफिनेटली, राइट। अगर एक तुम्हारे पास घर ही नहीं है, घर पे लोन पे घर लिया हुआ है, तो यू हैव टू पे दैट, राइट। वो एक तुम्हारे 50% में कवर हो जाना चाहिए। Okay. उसके बाद क्या बच रहा है वो देखना है, जिसमें 30% का इसलिए मैंने क्योंकि बोला 30% इज़ टू हाई ऑन एंटरटेनमेंट, वो थोड़ा कट ऑफ करो, मतलब Okay. दैट इज़ अ आई मीन एडवाइस फ्रॉम माई साइड टू द Okay, पीपल। so you're saying that 50% goes to basic needs, 30% goes to luxury and entertainment, and rest of 20% goes to investment. Right. And जितना भी possible हो सके 20% को increase करते जाओ. Suppose Right. if someone is earning 1 lakh, then he should like in 50,000 में he should उसकी जितनी basic needs हैं like EMI, fuel needs, traveling needs या जो भी हैं, घर का खर्चा पानी सब 50,000 में निकल जाना चाहिए। Right. बाकी 30,000 उसको यूज़ करना चाहिए अपने लग्जरी नीड्स के लिए, Right. एंड 20,000 फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हो सके तो 30,000 फॉर इन्वेस्टमेंट एंड 20,000 फॉर लग्जरी नीड्स। एग्जैक्टली ठीक है, बिल्कुल। दैट मेक सेंस। कोई टूल या कोई ऐप जो आप रिकमेंड करना चाहोगे फॉर बजटिंग? आजकल रादर देन कोई टूल ऐप की जगह AI पे जाओ, आप चैट Okay. GPT जाओ, गूगल जेमिनाई जाओ, परप्लेक्सिटी जाओ, ओके दे विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। अपना जस्ट है कि आप उसको उधर यही जाके लिखोगे कि ना कि प्लान सम बजट्स फॉर मी फॉर द होल ईयर, एंड यू कैन आस्क सम क्वेश्चंस, ऐसे प्रॉम्प्ट दे दो एक अच्छा सा कि आस्क मी सम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड माई बजटिंग नीड्स, या मेरे रिस्क मैनेजमेंट की भी या रिस्क प्रोफाइलिंग करने की भी, उस पर भी हम नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग पे। तो ये दे विल गिव यू डिटेल्ड क्वेश्चंस, अपने आंसर्स देते जाओ एंड दे विल प्लान इट फॉर यू। डू यू ट्रैक योर मंथली एक्सपेंसेस एंड हाउ? दो तरीके के हैं, या तो अगर यू आर स्पेंडिंग इन कैश, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, राइट। इफ यू आर स्पेंडिंग कैश, डेफिनेटली यू विल हैव टू कीप एन अकाउंट ऑफ थिंग्स। Okay. मेरी मोस्टली जो स्पेंडिंग है इज़ थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड्स इतने अच्छे बैंक्स के उन्होंने टूल्स दे रखे हैं, वो एनालाइज करके ग्राफ्स बना के बता देते हैं कि मेरा एंटरटेनमेंट में कितना गया, फूड में कितना गया है, ओके ठीक है ना, या मैंने कुछ इंश्योरेंस पे किया है तो कैसे पे किया है। ये भी एक टॉपिक में भी हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स कैसे यूज़ करने हैं या नहीं, वेरी वेल, डिपेंड्स। श्योर। सो बेसिकली मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। बेसिकली क्या था कि आई वाज अ एंड्रॉयड यूज़र इन द पास्ट, तो व्हेन एवर मीन्स UPI आई एम अ UPI यूज़र, तो जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन होनी है तो आई यूजली गेट एन SMS। तो देयर इज़ वन ऐप नोन एज अ वॉलनट पे। तो वॉलनट पे आपके SMS को रीड करके दे एक्चुअली स्टार्ट ट्रैकिंग डाउन ऑल योर एक्सपेंसेस। Right. सो आई यूज दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, Right. देन आई स्विच टू iOS। iOS इज डजेंट अलाउ यूज़र टू रीड देयर SMS, तो उसने परमिशन नहीं देते ऐप्स को। तो मेरे को बहुत टाइम से एक अच्छी ऐप की ज़रूरत थी, देन आई स्विच टू Jupyter। Jupyter is also like alternative to PhonePe, but Jupyter में एक फ़ायदा है कि we can track all our expenses. Right. तो I start using that way to budgeting my whole month. वही मतलब देयर आर लॉट ऑफ एप्स, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, फिर नहीं तो कहेंगे ये प्रमोशन है। Yeah, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, लॉट ऑफ एप्स आर देयर, जस्ट सी क्या सूटेबल है। एक Correct. अच्छे से आपको वो एक बता दे कि भी हाँ यार, सेग्रीगेशन कर दे कि यहाँ पे खर्चा हुआ है, इस कैटेगरी में ज़्यादा खर्चा हुआ है। सम ऐप्स तो ऐसी हैं, मैंने देखा है कि भी चलो एक नाम ले देता हूँ मैं, क्रेड है, ठीक है। वो क्रेडिट कार्ड्स अगर आप उसको परमिशन दो तो ट्रैक करता है हर एक चीज़ तुम्हारे एक्सपेंसेस को। उसमें वो बता देता है कि भी यू कैन इतना एंटरटेनमेंट में हुआ है, इतना फॉर एग्जांपल चलान्स पे करते हैं कई लोग, ठीक है ना, थ्रू क्रेडिट कार्ड्स जो ऑनलाइन आ जाते हैं। तो वो भी बता देता है कि भी मोटर साइड कितना खर्चा हुआ है आपका, व्हीकल्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ है, पेट्रोल पे कितना हुआ है।
तो वो एक अच्छा एक बहुत टूल्स हैं वैसे तो. Okay, great. So means you give really better idea कि हम अपना बजट कैसे बनाना चाहिए. Is there something else you want to add to this topic? बजट में और तो कुछ नहीं, बस एक मतलब यही है सबको, और अपना देखिए और को ट्राई टू रिड्यूस योर मतलब लाइफस्टाइल नीड्स भी मैं ऐसे है कि भी बहुत ज़रूरी हैं. एक मोटिवेशन मेंटली मिलता है Correct. एक पर्सन को. मैं वो नहीं कह रहा कि भी बिल्कुल ही कट ऑफ कर दो, कहीं कहेंगे यार कैसे कट ऑफ करते हैं. नहीं, बिल्कुल कट ऑफ ना करो. तुम अगर ग्रो कर रहे हो तो खर्चो तो तभी पता चलता है ना. राइट. बट अननेसेसरी स्पेंडिंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है. एंड इसी में हम रिस्क एनालाइज कैसे करेंगे? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जो आपको लगता है कि होने चाहिए जो हमारे इन्वेस्टिंग को हैम्पर कर सकते हैं? तो रिस्क एनालिसिस से पहले हम ना रिस्क प्रोफाइलिंग पे आते हैं. ओके. ठीक है. रिस्क प्रोफाइलिंग में 3 मेन पॉइंट्स हैं. ठीक है. एक तो रिस्क टॉलरेंस. रिस्क टॉलरेंस इज तुम्हारा इमोशनली तुम कितने इफेक्ट हो जाओगे अगर किसी चीज़ में पैसा लगाया है, ऊपर जाया नीचे जाने में. दूसरा है रिस्क प्रोफाइलिंग और एक तीसरा है रिस्क नीड. ठीक है. सेकंड वाले में ये है कि भी रिस्क कैपेसिटी, सॉरी नॉट प्रोफाइलिंग, कैपेसिटी सेकंड वाला. सो अगर कोई चीज़ 20% डाउन जा रही है कहीं पैसा लगा के, वो 20% एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है फाइनेंशियली, नॉट इमोशनली. इमोशनली तो कई बारी बंदा पंजाब में बतेरे दिलेर हैं या हमारे इंडिया में बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे हैं कि भी हाँ कोई ना यार देखी जाएगी. सही में वो नहीं, अपना फाइनेंशियली तुम हिट तो नहीं हो रहे, तुम्हें बेसिक नीड्स तो नहीं हिट हो जाएंगी. ठीक है ना. वो है रिस्क नीड है कि भी यार तुम्हारा गोल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. 10 करोड़ रुपया कमाना है मैंने. ठीक है. तो 10 करोड़ कमाने के लिए 50,000 के रिस्क नहीं ले सकते आप. करोड़ रुपए का भी रिस्क लेना ही पड़ेगा. ठीक है. नॉर्मल कंपाउंडिंग सेफ वे में भी कमाना है तो. ठीक है ना. तो एक ये तीनों पॉइंट्स जो है ना, ये एक ख्याल में रखने हैं सबको बिफोर स्टार्ट इन्वेस्टिंग. अगेन फॉर द टूल ऐप, अगेन मैं तो सजेस्ट करता हूँ सारे टूल ऐप से बेटर AI है, उसमें डालो. वो क्वेश्चंस पूछेगा आपसे हर एक टॉपिक, हर एक रिस्क टॉलरेंस पे, कैपेसिटी पे एंड नीड पे. एंड बेस्ड ऑन दोज क्वेश्चंस जो भी आंसर्स दोगे वो आपकी बता देगा, एक स्कोर बता देगा. जैसे हम बात करते हैं कंजर्वेटिव है, मॉडरेट, एग्रेसिव, तो हाउ व्हाट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग सूट्स यू. ठीक है. एक्चुअली फॉर द यूजर्स हम आपको एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर देंगे ऑन दिस पॉडकास्ट एंड लाइक आप बायो लिंक में चेक कर लेना एंड यू कैन यूज दैट प्रॉम्प्ट फॉर योर बजटिंग मैनेजमेंट. राइट. परफेक्ट. ओके, मेक सेंस. तो आई थिंक द रिस्क प्रोफाइलिंग एंड द रिस्क असेसमेंट इज़ रियली वंडरफुल आइडिया. एंड अगर आई नेवर थॉट अबाउट दैट, बट या आई थिंक जैसे आपने बताया इट्स रियली थॉटफुल प्रोसेस. हाँ, ये नीड है. मैंने किसी भी ना पॉडकास्ट में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में तो सुन लेता हूँ, स्टॉक्स के बारे में हम बहुत सुन लेते हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स बैठे हैं. मैं उनको कुछ वो नहीं कह रहा कि वो गलत हैं, बट नोबडी टॉक्स अबाउट रिस्क. एग्जैक्टली. ठीक है ना. कि भी लाख रुपया कमा रहे हैं, कोई ना 50,000 लगा दो. ऐसे इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो पैसा कमाने के लिए यू हैव टू बी रियली डिसिप्लिन्ड. एक यंग यूज़र्स को मैं ये सजेशन करूँगा, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है. लोग क्या करते हैं, कुछ डाउन जा रहा है तो पकड़ के बैठे रहेंगे. ठीक है कि नहीं यार इसको तो शायद चला जाएगा ऊपर, और जो प्रॉफिट में है उसको सेल करेंगे, प्रॉफिट लेके निकल लेंगे. होना ऑपोजिट चाहिए. जो डाउन जा रहा है, तुम 6 महीने से देख रहे हो, उसको निकालो बाहर. जो प्रॉफिट में उसको लेट इट ग्रो. तो ये भूल जाते हैं. तो और फिर देखना पड़े जो डाउन जा रहा है, फिर दूसरा कैसे उसको एक्सपेक्ट करे. रिस्क हेजिंग कैसे करनी है, विच हेल्प्स इन मैनेजमेंट ऑफ द रिस्क. ठीक है. सो दैट दोज आर वेरी डिटेल्ड टॉपिक्स. वो फिर कभी किसी और पॉडकास्ट के लिए. ठीक है. तो इन्वेस्टिंग से शुरू करते हैं. व्हाट आर द बेस्ट टूल्स या व्हाट आर द बेस्ट चैनल्स टू इन्वेस्ट? बेस्ट चैनल्स यू वांट टू गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स्ड इनकम्स. इसमें हम ना 2 कैटेगरीज में मैं बताऊंगा. एक फिक्स्ड इनकम्स हैं और एक अपना डेफिनेटली इक्विटी, स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स हैं. ठीक है. फिक्स्ड इनकम्स में हमारे नॉर्मल जो FDs आ जाती हैं, RDs आ जाती हैं. ठीक है ना. बेस्ड ऑन योर रिस्क जो भी निकला है, इफ़ यू हैव अ कंजर्वेटिव तो मेजर पैसा तुम्हारा फिक्स्ड इनकम्स में ही जाएगा अगर रिस्क प्रोफाइलिंग कंजर्वेटिव आई है, और थोड़ा सा पैसा मे भी इक्विटीज़ में जाएगा, वो डिपेंड्स. ठीक है. उसमें तो बेस्ट चैनल्स जो आप पूछ रहे हो, फिर फिक्स्ड इनकम्स तो डायरेक्टली गो टू द बैंक्स. ठीक है. अब बहुत सारे NBFCs आ गए हैं. ठीक है. 12% दे रहे हैं, फ़ोन पे दे रहा है. ठीक है ना. लॉट ऑफ ऐप्स आर देयर अगर आप देखो. ठीक है. वही अगर अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है आप लगा लो, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि यार वो तुम्हारा पैसा सेफ है. करेक्ट. ठीक है.
इंसान देख लेता है कि कंपनी की फ़ोन पे इतना बड़ी कंपनी है, कैसे भाग जाएगी, यू नेवर नो, ठीक है। तो माई सजेशन इज़ कि भाई एफडीज़ में जाओ, आरडीज़ में जाओ। एक स्वीप इन एफडी कॉन्सेप्ट हम ओके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो उसमें जाओ, चैनल्स में जाओ। और दूसरा, व्हेन इट कम्स टू इक्विटी मार्केट्स, तो मेजर ब्रोकरेज फर्म्स देखो, जैसे अपना ज़ीरोधा हो गई, ठीक है, उसकी म्यूचुअल फंड ऐप हो गई, ईटी की अच्छी है, Okay. ग्रो हो गया, ठीक है, मेजर उनके साथ जाओ। ऑल दो दोज आर वेरी सेफ, आपके अल्टीमेटली डीमैट में ही जाना है सब कुछ, तो वो चैनल लेकिन आपको ना डायरेक्ट पैसा लगवाएगा रादर देन गोइंग थ्रू द एजेंट्स ऑफ द बैंक्स, ओके ठीक है, क्योंकि उनमें से एक दो प्लान्स है। म्यूचुअल फंड फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान होता है, गॉट इट। ठीक है। रेगुलर में थोड़ा सा आपका एक पैसा कटेगा, ठीक है, 100 रुपये की जगह 99 रुपीज़ या 98 रुपीज़ जाएंगे मार्केट में अगर एक इन्वेस्ट कर। डायरेक्ट में 99.9% जाएगा मार्केट में। तो अगर थोड़ा सा अगर आपको खुद आइडिया है, यू आर टेक्नोलॉजिकली लिटरेट, तो आप डायरेक्ट प्लान्स में जाओ। अगर टेक्नोलॉजी में भी नहीं लिटरेट, फॉर एग्जाम्पल्स फॉर सीनियर्स, देन यू कैन टेक हेल्प थ्रू एजेंट्स। मैं उनको भी ये नहीं कह रहा कि भी वो ख़राब हैं, बट एजेंट्स फिर उनका कई बार क्या मोटिव रहता है कि भी ना उनकी, क्योंकि कमीशन या इनकम बेस्ड ऑन हाउ मच यू इन्वेस्ट एंड रेगुलरली कीप ऑन इन्वेस्टिंग, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी इनकम स्कीम्स म्यूचुअल फंड की सजेस्ट करते रहते हैं, और इंसान कहते हैं चलो लगा लो, चलो लगा लो, चलो इसमें भी लगा लो। वो 10-12 सिप्स लगवा देंगे और दो स्कीम्स आर नॉट दैट ग्रेट, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करने की नहीं नॉलेज की कहाँ करनी है, ठीक है। वो तो अपना बस एक मीडियम टू इन्वेस्ट है। ओके या हाँ, जहाँ पे उनका कमीशन ज़्यादा होगा। एग्जैक्टली। ओके, तो इन एफडी हाउ मच परसेंटेज वी कैन एक्सपेक्ट पर ईयर? एफडी तो चेंज होते रहते हैं रेपो रेट्स पे। आई थिंक अभी 6.5 या कुछ उसके Okay. अराउंड चल रहा है। प्लस इट डिपेंड्स अपॉन दी लमसम अमाउंट यू वांट टू पुट, ठीक है ना, कितने टाइम पीरियड, ये 3 चीज़ें होती हैं मेजरली, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अपना देखो नीड्स का, कब तक आप लॉक इन में रख सकते हो, क्योंकि लॉक इन भी होता है। लॉक इन की जगह ये मैं बेटर समझता हूँ जो हम स्वीप इन एफडीज़ या लिंक्ड एफडी अकाउंट्स कहते हैं, हम बेसिकली थोड़ा सा टच कर ही देते हैं उस पर भी। अगर आप 2 लाख रुपया पड़ा है आपका मेन उसमें, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में, आप उसको लिंक्ड एफडी बना दो। 2 लाख का आई थिंक जस्ट 10,000 वो अकाउंट में रखेंगे, 190 की एफडी बना देंगे। बट द एडवांटेज ऑफ दैट इज़ कि भी आप 190 मिल तो फिक्स्ड उसका एफडी का रेट है, इंटरेस्ट रेट कमा रहे हो, बट विड्रॉ कभी भी कर सकते हो। ओके, कल कर लो, परसों कर लो, जितना जैसे 50,000 उसमें से विड्रॉ किए या यूपीआई किए, एवरीथिंग विल बी लाइक वर्किंग लाइक अ नॉर्मल। को ये नहीं कि बैंक जाके तोड़ना है कुछ। वो 50,000 अगर एक महीने में तक रहा है, तो वो एक महीने का 7% पे करवाया था, क्लोजर प्रोसीड्स आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में अगले दिन, कि Okay. इंटरेस्ट जो बना था 50,000 का महीने का 7% के हिसाब से वो सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। वाह। सो बेसिकली आप कह रहे हो कि अगर हम स्वीप इन का ऑप्शन अनेबल करें या लिंक्ड एफडी बनाएं, तो रहेगा हमारा सेविंग्स अकाउंट, बट हमें इंटरेस्ट एफडी वाला मिलेगा। बिल्कुल, एफडी अकाउंट भी बन जाएगा, एक अकाउंट नंबर तो बैंक करेगा ही, बट यू हैव द एबिलिटी टू विड्रॉ एनी टाइम। ओके, ये अच्छी बात है। लाइक जिनको लाइक लिक्विड चाहिए, प्लस दे वांट टू एंजॉय द मोर इंटरेस्ट। वाई नॉट। अब मैं कहता हूँ जैसे हमने 50 लाख का एडवांटेज लिया, इक्विटी की भी 50 लाख लमसम किसी ने लगाना है, करेक्ट। तो 50 लाख तुम इधर रखो पहले लिंक्ड एफडी में, और जब जब म्यूचुअल फंड्स में लगाना है निकालिए जाओ। उधर इंटरेस्ट भी ज़्यादा कमा रहे हो, 6-7% का रहा है, 3-4% का सेविंग्स पे, और तुम्हारा इन्वेस्ट भी हो रहा है। दैट इज द वे आई एक्चुअली डू। Even some banks, like अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा, they even offer like 7.25, and some banks go to 9 also. Small finance bank, but हाँ, मतलब अगेन वो सेफ्टी नहीं है ना। okay. स्मॉल फाइनेंस में, मेजर बैंक्स में जाओ, मैं थोड़ा सेफ्टी भी रखूँगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक पीछे हमने कितने कॉरपोरेशन बैंक्स या छोटे छोटे सुने ओवर द ईयर्स की भी डाउन हो गया और लोगों का पैसा डूब गया। रादर देन गो फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एक्चुअली सेफ तो हर जगह से 5 लाख की एक इंश्योरेंस मिलती है गवर्नमेंट की साइड से, अगर कुछ हो जाता है बैंक को पर इंडिविजुअल। And rest of the money goes हाँ, to like, पहले उससे भी कम थी वो, तो जब शोर मचा तो इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है। तो that is really good idea. So thanks for sharing, Tejveer. And so like FD is one of our safest option. FD and RD means अगर किसी से बहुत safely play करना है। आरडी इज रिकरिंग डिपॉजिट्स, बेसिकली मंथली अगर ठीक है। कुछ पैसा RD is like a SIP. हाँ, पहले फिक्स्ड इंटरेस्ट आएगा। ओके, ठीक है। देन लाइक व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स अगर हम एफडी से आगे बढ़े तो? एफडी से आगे बढ़े फिक्स्ड इनकम से, तो ये हो गया। बॉन्ड्स हैं अगर Okay. फिक्स्ड में, बट बॉन्ड्स आर लिटिल ट्रिकी, ठीक है। उनकी वैल्यू भी देखनी है। एक बॉन्ड की अगर 1,000 रुपये की वैल्यू है और वो इंटरेस्ट है भी दे रहा है तो आपको, ठीक है। अगर ओवर द ईयर्स
सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक. इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, ठीक है. अगर इंटरेस्ट बढ़ रहा है वैल्यू घटेगी, इंटरेस्ट घट रहा है वैल्यू बढ़ जाएगी. तो ये हम किसी मेरे ख्याल से 2 घंटे का ये टॉपिक है पूरा बॉन्ड्स का. और फिर कई बार डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में लगाते हैं पैसा. ओके. वो एक और इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाता है कि कब म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाए, कि जब रेट्स बढ़ने वाले हैं या रेट्स घटने वाले हैं. ओके. आई रियली वांट टू आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. बॉन्ड्स को आप बहुत सिंप्लीफाई करके समझा सकते हो, लाइक व्हाट द बॉन्ड्स वेरी वेरी सिंपल टर्म्स में कुछ नहीं. फिक्स्ड इनकम्स हैं, कंपनी के भी होते हैं, कंपनी भी ऑफर करती है. Okay. पैसा उठाने का तरीका है हर चीज़ का. ओके. फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी ने बॉन्ड्स लॉन्च कर दिए, ठीक है. तो हमने 500 करोड़ उठाना है थ्रू फिक्स्ड इनकम, वो इंटरेस्ट पे करेंगे आपको, ठीक है. आपने पैसा दे दिया 10 लाख, ठीक है. 7 साल का लॉक इन है, ईयरली पे आउट है, उसमें ऑप्शन होती है सेमी एनुअल होती है, मंथली होती है, डिपेंडिंग अपॉन क्या स्कीम लेकर आ रहे हैं आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा. ओके. वेरी सिंपल का कुछ नहीं और. मेक सेंस. ठीक है. तो आप बॉन्ड से एग्जिट भी कर सकते हैं, सॉरी टू मेंशन. ओके. सो बॉन्ड्स आर सेफ. बॉन्ड्स में भी रेटिंग्स हैं. ओके. सो देयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेट करती हैं कि ये सेफ है कि नहीं. कई बॉन्ड्स पे आप देख सकते हो 15% तक इंटरेस्ट मिल रहा है. लोग कहेंगे वाह सही है, लेकिन उसकी रेटिंग जाके देखोगे तो B-. ओके. ठीक है. जो सो A प्लस डिफरेंट रेटिंग. जैसे क्रिसल है, क्रिसल की सबसे सेफ अच्छी रेटिंग्स मानी गई हैं जो रेट करते हैं वो बॉन्ड्स, ठीक है. उनकी अगर A कैटेगरी में आ रहा है कोई बॉन्ड तो दैट इज़ अ गुड, बट उसका ऑब्वियसली अगर वो इतना अच्छा है तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना नहीं मिलेगा. ओके. हाँ, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि भी हाँ यार FD में ज़्यादा मिल रहा है कि यार इनमें मिल रहा है. वैसे यूजली बॉन्ड्स में ज़्यादा रहता है, ठीक है. बट अगेन जैसा सेट कि भी हम टॉपिक कवर करेंगे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिस्टम है. ओके. एंड हाउ वी कैन चेक द रेटिंग? वो किसी भी ऐप के थ्रू मनी कंट्रोल में चले जाइए, द बेस्ट है, वो बता देगा. ग्रो में भी है, वो दे हैव स्टार्टेड टेलिंग कि भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन है, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ये रेटिंग्स हैं. नहीं तो एक GM फाइनेंशियल ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी हैं, ठीक है, जो तुम्हें ऑफर करते हैं कि ये बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, यू कैन इन्वेस्ट, ये रेटिंग्स हैं हर एक बॉन्ड की, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है. एक बॉन्ड्स के अलावा एक और चीज़ भी आती है, PPF. व्हाट एग्जैक्टली PPF इज? PPF गवर्नमेंट की है, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, जिसमें 80C पे छूट मिलती थी 1.5 लाख की, ठीक है. न्यू रजीम जैसे अब टैक्स की आ गई उसमें नहीं मिल रही, ठीक है. उसमें कोई डिडक्शंस नहीं है, 1-2 डिडक्शंस हैं. तो उसमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था. इट वाज ओल्ड टाइम्स में मैं कहूँ तो एक अच्छा तरीका था टू अर्न, एक अपना रिटायरमेंट अकाउंट बनाने का. मैंने भी 18 ईयर्स में शुरू कर दिया था अपना PPF SBI के बैंक में खुलवा कर. बट अब मेरा ओवर द ईयर्स तो मैं डालता रहा जब तक टैक्स की छूट मिलती रही. अब जब टैक्स की छूट बंद हो गई, न्यू रिजीम एप्लीकेबल हो गई है मेरे लिए, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल. इस साल तक मैं ओल्ड रिजीम में ही था, तो आप उसमें भी मैंने थोड़ा अब घटा दिया है. आई एम नॉट पुटिंग दैट मच मनी ईयरली इनटू दैट. तो FD वर्सेस बॉन्ड वर्सेस PPF, क्या रिकमेंडेशन रहेगी आपकी? सो बॉन्ड्स इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक. थोड़ी सी उसमें अगर नॉलेज लिटरेसी है देन ओनली गो फॉर दैट, ठीक है. FD बहुत सेफ है. PPF अगर आपने बैंक FD प्लस PPF में एक वही अगर टैक्स के लिए है, FD कई टैक्स FDs भी छूट देती हैं, बट वो देखना पड़ता है कि 80C में डिडक्शन मिल रही है. अगर डिडक्शन लेनी है तो PPF भी खोल लिए, क्योंकि 1.5 लाख की उसमें मिल जाएगी छूट आपको, ठीक है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कहाँ ज़्यादा है, तो वहाँ डालते जाइए. बट न्यू रजीम, आफ्टर न्यू रजीम आई थिंक कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तो वी शुड नॉट एट ऑल. तो टैक्स बेनिफिट तो हमें नहीं मिलने वाला, नहीं मिल रहा. बट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें देखना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है PPF में. हाँ, अगेन अपने तुम्हारे रिटायरमेंट गोल्स भी हैं. ये तो बेसिकली एक रिटायरमेंट अकाउंट है PPF. FD इज़ नॉट अ रिटायरमेंट अकाउंट, ठीक है ना, कि एक बारी रिटायर हुए तब वो अमाउंट यूज़ करना है. और गवर्नमेंट क्या है इसके PPF के रेट बढ़ा रही है घटा रही है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है. और ये जो हमारा न्यू गवर्नमेंट्स आई हैं तो दे आर मूविंग मोर टूवर्ड्स US स्टाइल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. यहाँ पे ओवर द ईयर्स ना इंटरेस्ट रेट्स घटने ही हैं इन चीज़ों पे. दे वांट मोर आर मनी इनटू दी मार्केट्स. ओके. हाँ, थोड़ी लिक्विडिटी बढ़े, उससे ना पैसा बढ़ता है, रिवॉल्वमेंट होती है पैसों की लोगों की. अब ना लाइक जब भी हम बैंक्स में जाते हैं हमें फोर्स किया जाता है ओपन अ यूलिप प्लान. ओहो, ठीक है. सो इज यूलिप प्लान इज एक्चुअली अ गुड प्लान या नॉट? यूलिप प्लान बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. ओके. लॉट ऑफ पीपल विल कमेंट कि भी यार मैं तो इतना कमाया, मैंने तो इतना कमाया है. तुम इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की तरह देखो, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट की तरह.
आप यूलिप में ना आपको प्रॉपर इंश्योरेंस का एक अमाउंट मिल रहा है, जब अगर कोई मिस हैपनिंग होती है थोड़ा सा ही यूलिप का अमाउंट मिलता है, ठीक है। तुम रादर देन प्योर ट्रेडिशनल अपनी जो लाइफ इंश्योरेंस है उस पे जाओ, प्रीमियम कम होगा साल का, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की आप अपनी सेफ्टी कर सकते हो फैमिली के लिए, इफ समथिंग हैपन्स टू यू, ठीक है। और जो बाकी पैसा है वो प्योर अपना म्यूचुअल फंड्स में डालो, वो ज़्यादा रिटर्न दे जाएंगे ओवर द ईयर्स। यूलिप में लॉक-इन्स भी हैं कि 5 साल बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। मैंने लोगों को देखे हैं 15% लेके बैठे हैं यूलिप में, 10% 12%। इन कंपेयर करो आप म्यूचुअल फंड से, एक अच्छे 20-25% रिटर्न्स दिए हैं। ओके, सो बेसिकली एक अच्छा रिटर्न किसको माना जाएगा अकॉर्डिंग टू यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? अगर मार्केट्स में जा रहे हो 25% ईयरली, मैं तो कहूँगा। ठीक है। लोग तो कहते हैं मुझे 10% 12% भी दे दो, आई एम मोर देन हैप्पी ईयरली का, ठीक है ना। बट जिस हिसाब से मार्केट्स आर ग्रोइंग, ठीक है ना, एक थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज है इन्वेस्ट करने की, ठीक है ना, तुम रेगुलरली ट्रैक कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स। ट्रैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे ही 25% निकला, निकल लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली हम आते हैं उस पर, म्यूचुअल फंड्स पे लॉन्ग टर्म तो हम जितना मर्जी जा सकते हैं, करते रहो कंटिन्यू। बट म्यूचुअल फंड्स भी ऊपर नीचे परफॉर्म करती रहती है ना सारी स्कीम्स। ये नहीं कि आज इस साल जो म्यूचुअल फंड एक्सेस का सपोज कोई परफॉर्म कर गया तो वो नेक्स्ट ईयर भी कर जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू ट्रैक एंड सी कि वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है। सो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स इन लेमन टर्म्स? एंड किसी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है, व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे फॉर देम टू स्टार्ट? इन लेमन टर्म्स म्यूचुअल फंड्स जिसको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा कि भी कौन से स्टॉक में लगाएं, वो उनके बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, रेशोज़ किसी कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकता, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स आर कुछ नहीं, एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स या एसेट मैनेजमेंट फर्म्स के एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो लमसम पैसा लोगों से लेते हैं। दे इन्वेस्ट इन टू अ सर्टेन गुड, इसमें वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहते हैं बेसिकली। दे एनालाइज कि भी ये 20-30 स्टॉक्स हैं, कई बारी ज़्यादा भी कई बारी कम भी, तो विच विल परफॉर्म गुड, ठीक है। उसमें पैसा वो लमसम लगाते हैं और उन सब का टोटल पैसा निकाल के वो NAV निकालते हैं, नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो बेसिकली किसी को भी अगर नॉलेज नहीं है तो वो दे शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, कि भी यार पैसा डूबने से अच्छा एक अच्छा जो रिटर्न दे के गया है, ठीक है ना। और इस म्यूचुअल फंड की अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएँ तो एक्सपेंस रेशो कम है, एग्जिट लोड क्या है इस म्यूचुअल फंड का, मोटे मोटे ये 3 चीज़ें हमें देखनी चाहिए। लॉट ऑफ अदर थिंग्स कैन बी सीन, बट फॉर आर, हम क्योंकि सिंपल टर्म्स रख रहे हैं, सबको समझ भी आए, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये 3 मोटी मोटी चीज़ें देखो बिफोर सिलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। ठीक है। तो किसी को स्टार्ट करनी इन्वेस्टिंग तो दे कैन, वो जीरोधा जा सकते हैं, जीरोधा पे साइन, कॉइन ऐप है उधर, कोई भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, एंजल वन या किसी से भी, बिल्कुल एंड दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। राइट। तो जैसे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं इस टाइम, क्वांट है या फिर SBI है, फिर HDFC है, लाइक बहुत सारे हैं। तो बेस्ट कौन सा होगा हमें कैसे पता चलेगा? आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, ठीक है। मनी कंट्रोल में सिंपल चलेगा, उनके म्यूचुअल फंड सेक्शन में वो लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप तो यही देख लो कि भी रिटर्न 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का कौन सा म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंटली टॉप 5 में है। बाय 1 ईयर किसने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, टॉप 5 निकाल लो। 3 इयर्स में किसने दिए हैं, 5 इयर्स में किसने दिए हैं, निकाल लिया टॉप 5 में से। उसके बाद उनकी कंपेयर कर लो आप एक्सपेंस रेशो, जिसका एक्सपेंस रेशो थोड़ा सबसे कम है, गो फॉर दैट। तीसरा आप देख लो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। कई बार बड़े न्यू म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे क्वांट ने तो रिटर्न्स तो बड़े अच्छे दिए हैं, बट उनके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज़ वेरी लो। बेसिकली लोगों ने पैसा उतना नहीं लगाया हुआ, लगा रहे हैं अब बहुत अच्छा। मैंने माई सेल्फ हैव इन्वेस्टेड इन टू क्वांट एट, दे हैव गिवन मी ग्रेट रिटर्न्स, बट अगेन दिस नीड्स टू बी सीन। फिर एग्जिट लोड क्या है तुम्हारा, साल में बिफोर साल लगा लोगे तो 1% यूजली रहता है, तो काटते हैं वो, बट दैट इज़ फाइन। अगर तुम्हें 25-30% का आ रहा है और तुम्हें नीड है तो 1% तुम बेयर करके निकाल सकते हो, विच इज़ फाइन। इतना वो कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल कम ही रखते हैं एग्जिट लोड्स। कई लेकिन देते हैं, जैसे अब जियो का ब्लैक रॉक जो आया है, फ्लेक्सी कैप फंड उन्होंने अभी लॉन्च किया है 13 अक्टूबर को, उसमें एग्जिट लोड ही नहीं है, 7 दिन बाद निकाल लो चाहे पैसा। कभी 10% बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है, हफ्ते में तुम 5% कमा रहे हो कि वाई नॉट। ओके गुड।
तो एक सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन करोगे नैव, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, इन सारी टर्म्स को? एसेट एंड मैनेजमेंट कुछ नहीं है, बस जितना पैसा इकट्ठा हो रखा है हम कितना मैनेज कर रहे हैं कि भाई आपने 50 लाख दे दिया, मैंने 50 दे दिया, XYZ ने म्यूचुअल फंड था 1 करोड़ वो मैनेज कर रहा है, हम 2 ही हैं जैसे इन्वेस्टमेंट, तो 1 करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हो गए। वेरी सिंपल टर्म्स। NAV कुछ नहीं है, उसकी डेली वैल्यू है कि भाई इतना पैसा लगाया था, इतने लोगों ने लगाया हुआ है, ठीक है। एक बेसिकली अगर एक स्टॉक की हम वैल्यू है, तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक बड़ा फार्मूला है NAV निकालने का, ठीक है, कि उसको ट्रैक करने के लिए कि भाई उसकी आज 50 रुपये वैल्यू है, ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे कि वो 50 रुपये कैसा निकलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डे अगर स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ गई, मार्केट ऊपर थी, तो वो 51 रुपीज़ हो गई है, 52 रुपीज़ हो गई है, तो उसका बेसिकली ट्रैक करने का तरीका है म्यूचुअल फंड्स को, नेट एसेट वैल्यू का, उसका एक फार्मूला है। दूसरा एक्सपेंस रेशो आपने पूछा, एक्सपेंस रेशो कुछ नहीं कि भी अब म्यूचुअल फंड जो पैसा ले रही है उसमें से वो मार्केटिंग पे भी स्पेंड करती है, या उनके एक्सपेंसेस निकालने पे भी स्पेंड करती है कि एम्प्लॉयज़ को भी देना है, मार्केटिंग भी करनी है म्यूचुअल फंड की, तो कितना है 0.3 है एक्सपेंस रेशो, तो वो एक्सपेंस रेशो की भी वो थोड़ा सा जितना लो हो, कंपनी जितना कम यूज़ कर रही है आपका पैसा टुवर्ड्स मार्केटिंग, वो थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो नैव हमेशा ज़्यादा होना चाहिए चेक करने के लिए, नैव कम होना चाहिए मीन्स? ऐसा नहीं है उसमें। नैव इज़ आपने सिलेक्ट कर लिया म्यूचुअल फंड, जैसे हमने बात करी पहले, तो सिलेक्शन कर ली, ठीक है। नैव को हमने सिलेक्शन में नहीं लेना, ओके। नैव जस्ट एक ट्रैकिंग टूल है कि वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ओके, ठीक है। अब बहुत अच्छा है नीचे जा रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे कि अलग अलग 50 लाख को हमने 10 लाख करके लगाना है, आज 50 था, 10 दिन बाद 49 है, 10 लाख रुपये और लगा दिया, इट्स वे टू ट्रैक, दैट्स इट। अगले फिर 51 है तो नहीं लगाया, 51 से सीधा 50 पे आ गया, फिर लगा दिया। तो ऐसे यूजली ये परसेंटेज देख लो कि भी बढ़ने के बाद 10% या 5% घट रहा है तो पैसा लगा दिया, ठीक है। हाँ, ट्रैकिंग टूल है वो। ओके, मेक सेंस। तो यू एक्सप्लेन इट रियली वेल कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट। तो बेसिकली मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो हमें मनी कंट्रोल पे जाना है, वहाँ पे जाके हम लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स चेक करेंगे। मैं जस्ट मनी कंट्रोल ओके, या कोई भी ऐप पे जाना है, वी जस्ट नीड टू चेक द लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, देन हमने उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है, देन उसके बाद हमने उनके एक्सपेंस रेशियो एंड बाकी फैक्टर्स चेक करने हैं, देन वी कैन डिसाइड। अब इसमें भी ना कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं स्मॉल कैप पे, कुछ लार्ज कैप पे, कुछ मिड कैप पे, तो आई रियली वांट टू नो कि ये एक्चुअल में है क्या, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप। पहले मैं एक लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ। स्मॉल कैप कंपनीज हो गई जिनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी समझानी पड़ेगी, बट आप ये समझ लो कंपनी की वर्थ, ठीक है। तो कंपनी की वर्थ जिनकी बहुत स्लो है, जैसे 500 करोड़, 1000 करोड़, एनीथिंग लेस देन 5000 करोड़ या 10,000 करोड़, वो चेंज होता रहता है एक्चुअली क्राइटेरिया आजकल। तो आप सपोज समझ लो फॉर अगर एग्जांपल के तौर पे 5000, एनीथिंग लेस देन 5000 करोड़ उनकी अगर वैल्यू कम है तो वो स्मॉल कैप में आ जाती हैं कंपनीज। 5000 to 20,000 करोड़ मिड कैप में आ जाएंगी, मोर देन 20,000 करोड़ लार्ज कैप में आ जाएंगे। रिलायंस, इन्फोसिस, ये सारी लार्ज कैप्स हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कंपनी की वैल्यू वर्थ कितनी बड़ी कंपनी है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, उस बेसिस पे स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप रहता है। अब इन्वेस्ट किस में करना है, आपका सेकंड क्वेश्चन। इन्वेस्ट करना अगेन वही हमारे पुराना हमने जो बात की थी कि रिस्क प्रोफाइलिंग, तो मैंने एग्रेसिव रखनी है। स्मॉल कैप, मिड कैप छोटी कंपनी है, ठीक है, वो अभी बड़ी लार्ज कैप बनने के ट्राई कर रही हैं, ठीक है ना। एवरीबडी वांट्स टू ग्रो करेंगी नहीं करेंगी हमें नहीं पता, बट ऑब्वियसली हमें सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना कि भी अब जो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप है उसे स्मॉल कैप कंपनीज़ में लगा रहे हैं पैसा, ठीक है। बट क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा है तो हमारा एक कॉन्फिडेंस है कि भी वो उसने अच्छी स्मॉल कैप कंपनी सेलेक्ट करी होगी लगाने के लिए। स्मॉल कैप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, तुम्हारे रिटर्न्स भी अच्छे होंगे लेकिन गिरेगा तो गिरेगा भी अच्छा। तो एग्रेसिव अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी है तो गो फॉर स्मॉल कैप, मिड कैप। अगर आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग कंजर्वेटिव है तो लार्ज कैप्स में ही रहो। वो लार्ज कैप भी इक्विटी प्लस हमें फिक्स्ड इनकम्स देखना पड़ेगा रेशो कि फिक्स्ड इनकम 80% लगाना है, 20% सिर्फ इक्विटीज़ में जाना है, फिर उसके बाद 20% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किस में लगाना है। तो बेसिकली स्मॉल कैप सबसे रिस्की कंपनीज होगी लेमन टर्म्स के लिए, मिड कैप थोड़ी कम, लार्ज कैप सबसे कम रिस्की, ठीक है। तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन स्मॉल कैप है, तो इसका कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर हम मिड कैप से कंपेयर करें और लार्ज कैप से कंपेयर करें? सो पिछले जो हमारे 3-4 साल में मार्केट इतनी ग्रो करी है, अगर हम उसको ही लें एग्जांपल, ठीक है ना। तो जैसे क्वांट की बात की थी हमने, क्वांट म्यूचुअल फंड्स की, वो बड़ा एक न्यू यंग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग यूज़ करते हैं वो क्वांट वाले, उस पर बात नहीं करेंगे। बट
बिकॉज वो बहुत सारा स्टैटिस्टिकल थिंग्स इन्वॉल्व हैं, व्हाट हाउ डू दे सेलेक्ट, दे हैव इवन गिवन, चलो मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ. सो मैंने 8-9 महीने में 25-30% भी कमाया है, ठीक है, स्मॉल कैप में. ओके. लार्ज कैप में साल में 6%, 8%, अगर मार्केट अच्छी जा रही है. अब इस साल तो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत ही कम ही है, मतलब अच्छा कोई हो तो 1-2% रिटर्न अब शुरू हुआ है क्योंकि मार्केट्स थोड़ी ठीक हुई हैं और रेस्ट 3-4 मंथ्स में, ठीक है ना. बट लार्ज कैप ने फिर भी थोड़ा सा उनसे बेटर रिटर्न्स दे गए हैं. वही डिपेंड अपॉन द मार्केट की सिचुएशन क्या है, ठीक है. लेकिन डिफरेंस व्हेन इट मार्केट इज़ ग्रोइंग तो आप मान के चलो कि भी 10-12% का डिफरेंस है. स्मॉल कैप्स ज़्यादा दे जाएंगे, बट अगेन दे आर, अगर वो टूटेंगे तो वो टूटेंगे भी ज़्यादा. ठीक. ये रेडी रहे एक इन्वेस्टर. ओके. हाँ. तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इज़ ग्रोइंग, मतलब कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे तो हम म्यूचुअल फंड्स क्या हैं बेसिकली, सॉरी टू कंपनी में ही लगाना है हमने. कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स कंपनीज में ही लगा रहे हैं, जो हमें बस हम डायरेक्टली नहीं लगा रहे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लगा रहे हैं. मार्केट ऊपर जा रही है इन द सेंस सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, नॉर्मल एक सिंपल तरीके से हमने देखना है. अगर स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो स्मॉल कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 100, निफ्टी मिड कैप 100, उसको ट्रैक कर लो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, बस उसकी वैल्यू देखनी है. Okay. मार्केट परफॉर्म तो म्यूचुअल फंड्स में लगाता ही वो बंदा जो लेम है ना, जिसको एक्चुअल में मार्केट की नॉलेज ही नहीं है. एन देख लो, अगर Okay. मार्केट का नहीं देखना. एन भी 50 रुपये क्वांट की थी, वो नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है, तो वो देख लो आप. ठीक है. हाँ. आप इन्वेस्टमेंट करते होगे तो आप तो डेफिनेटली सब चीज़ें चेक करते होगे, हाँ, बट 99% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ये कुछ भी चेक नहीं करते. राइट. तो उनको चेक करना चाहिए या वो सिर्फ आंख बंद करके सीपी लगाते चले? देखो सिप, अब चलो सिप पे बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा नेक्स्ट वही था कि भी जिन्होंने बिल्कुल ही ट्रैक करने का टाइम नहीं है, देखने का नहीं टाइम है, देखो मैं तो रिकमेंड करता हूँ थोड़ा सा टाइम, जितना भी कोई इंसान बिजी है 5-10 मिनट निकाल लो, एटलीस्ट सिलेक्शन के लिए निकाल लो, और देखने के लिए कि तुम्हारी 100 रुपये लगाया था 110 हुआ है कि यार 95 हुआ है, वो देखने के लिए. कई बार वो भी नहीं देखते लोग. अगर बिल्कुल ही आपने लिखना है कि भी यार मैंने नहीं देखना, 15-20 साल तक पड़ा रहे, मैं डालता जाऊँगा, तो चुपचाप सिप लगा दो. बट सिप ऐसे नहीं कि भी एक, अगर आपने डिसाइड कर लिया 50,000 महीने का लगाना है सिप, तो ये नहीं कि एक डेट पे लगा दी. डिफरेंट डेट्स इन अ मंथ सेलेक्ट कर लो, जैसे हमने बात की थी 5, 15, 25, ठीक है. वो 50,000 उसको डिवाइड कर दो 3 डेट्स में, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि 5 को शायद मार्केट डाउन होएगी, तो हमने तो खरीदना तब है ना जब डाउन है. ऊपर जाते जाते खरीद देंगे, जब गिरेगा तो हमारा डाउन ही जाएगा. थोड़े के एवरेजिंग आउट करने के लिए दैट इज़ द वे कि भी आप डिवाइड कर लो उन म्यूचुअल फंड्स की अपनी इन्वेस्टमेंट से. ओके, ये अच्छा पॉइंट है. लाइक अगर हमने महीने का 30,000 भी लगाना है तो 30,000 एक बार में ना लगाओ, सिप को 3 डेट्स में डिवाइड कर लो ना. लाइक 1 तारीख होगी, 20 तारीख होगी, कोई भी 3 रैंडम डेट्स. तो उसका भी वैसे हिस्टोरिकल पैटर्न देख लो कि भी ये यूजली मार्केट्स किन डेट्स पे डाउन रहती है, तो मैं यूजली 25th को काफ़ी रखता हूँ. ओके. बट इट्स नॉट अ रूल, इट्स नॉट अ रूल, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. बट मेरे वो थोड़ा सा देखना पड़ता है. बट नॉर्मल लोगों के लिए यू जस्ट सेलेक्ट रैंड 5, 15 एंड 25, एवरेज आउट हो जाएगा बस. हाँ. ओके, साउंड्स गुड. जैसे कि मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं तो लमसम करता हूँ. आई बिलीव इन लमसम इन्वेस्टमेंट. तो आई थिंक सिप को भी एक अनदर एंगल से हमने देखा आज, एंड इट इज़ अ गुड आइडिया कि सिप को भी फर्दर हमने इंस्टॉलमेंट्स में या डिवाइड करके इन्वेस्ट कर लिया. तो म्यूचुअल फंड इज़ गुड. तो म्यूचुअल फंड्स के अलावा और भी कोई हैं लाइक कॉमोडिटी से कोई भी मार्केट जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए? कमोडिटीज इज अगेन विदाउट लिटरेसी डोंट डू दैट, मतलब विदाउट तुम्हारी नॉलेज हुए. Okay. फाइनेंशियल लिटरेसी अगर नहीं है तो डोंट डू दैट, इट्स रिस्की. यू हैव टू ट्रैक द डिमांड एंड सप्लाई. फॉर एग्जांपल चना में कर रहे हैं, शुगर में कर रहे हैं, ठीक है ना. बेसिक तो गोल्ड एंड सिल्वर कमोडिटीज हैं जो सारे ट्रैक करते हैं. बट गोल्ड तो बहुत अच्छे रिटर्न हम उस पर भी आएंगे, क्या रीजंस हैं, बट उसके रीजंस बट डोंट डू दैट. मतलब इट्स डोंट. म्यूचुअल फंड्स हैं कुछ, थोड़ा बहुत पैसा उस साइड भी लगाते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड. ठीक है. नहीं, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मैं बात कर रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट की. जैसे कि एफडीज़ हमने बात कर ली, उसके बाद हमने यूलिप भी बात कर ली, पीपीएफ का भी बात कर लिया, एंड बॉन्ड्स की भी बात कर ली, देन हमने म्यूचुअल फंड्स की बात कर ली. उसके अलावा और क्या वेज हैं कि हम अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई? रियल स्टेट में लगाएं. ओके, ठीक है ना. तो मेरा कुछ पैसा है, कीप इट इन रियल स्टेट एज वेल. ओके. तो डेफिनेटली रियल स्टेट ठीक है, अमाउंट ज़्यादा मांगता है, ठीक है. बट हम चलो एक बड़ा इंटरेस्टेड मेरे माइंड में आया है, हमारी आई थिंक पहले भी बात नहीं हुई, रियल इस्टेट में REITs हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ठीक है.
वो इंडिया में 3 या 4 लॉन्च हुए हैं अभी तक, उसमें भी पैसा लगाया जा सकता है। थोड़े से सेफ़ हैं, तुम्हें उतना पैसा नहीं कि भी करोड़ रुपया चाहिए लगाने के लिए। इट्स जस्ट लाइक अ शेयर, उसका शेयर खरीद लिया मार्केट से, ठीक है। उसमें ना डिविडेंड इनकम अच्छी आती रहती है तुम्हारी। जैसे रेंटल होती है ना, वो आगे रियल स्टेट में लगाती हैं कंपनीज पैसा इकट्ठा करके, उनसे जो रिटर्न्स आते हैं रियल स्टेट में से, रेंटल हो गया या कुछ भी किसी डिफरेंट टाइप के, ठीक है, वो एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और ये सेबी रेगुलेटेड होते हैं। ओके हाँ, तो अगेन बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो रियल स्टेट में यूजली आपने अगर जो पूछा कि भी किस कहाँ लगाया जाए, अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट पड़ा है, रियल स्टेट में भी लगाया जाए। रियल स्टेट यूजली देखो लिक्विड तो नहीं होता, सबको पता है कि भी इट्स डिफ़िकल्ट टू सेल। स्टॉक में तो कल बेच दो, 2 सेकंड बाद बेच दो, ठीक है ना, यू हैव टू फाइंड अ बायर। लेकिन रियल स्टेट ऐसा है कि भी बड़े कम चांसेस में देखा गया है कि भी 10 साल अगर पड़ा हुआ है तो रिटर्न उतना नहीं कई बार देगा, कई बार बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दे देता है, बट उतना नहीं रिटर्न देगा, लेकिन इतना डाउन भी नहीं जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, पीछे कभी कई बार डाउन भी हल्की फुल्की चली जाती है, और अगर इंसान को नीड है तो निकाल सकता है। बट एक रियल स्टेट भी एक थोड़ा सा अपना, अगर यू हैव योर गुड अमाउंट टू इन्वेस्ट, एक बना के चलो। एंड व्हाट्स द टर्म यू यूज फॉर रियल एस्टेट, जो लाइक न्यू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REITs कहते हैं। REITs। हाँ। सो कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए? REITs कुछ नहीं, अपना जाइए उस पर सर्च कीजिए कि भी REITs इन इंडिया। आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ दोज REITs एट राइट नाउ, मैं लेकिन बता सकता हूँ, अपने कमेंट्स में हम लिख देंगे कि भी कौन कौन से अवेलेबल हैं। 3 या 4 अवेलेबल हैं। तो आई थिंक 500 रुपये का शेयर होगा, 400 रुपये का शेयर होगा, तो नॉर्मल एक शेयर की तरह तुम खरीद सकते हो। ओके, हम 400-500 से भी शुरू कर सकते हैं अपनी। जिनके पास पैसा नहीं है तो उसमें तुम रियल एस्टेट के एक जस्ट एक फ्लेवर लेने के लिए तो यू कैन इन्वेस्ट। ओके, साउंड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ सुना है। हाँ, और भी तरीके हैं रियल एस्टेट में लगाने के लिए। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट एक कॉन्सेप्ट है। ओके, ठीक है। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में क्या है, देयर आर वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, वो एक बिल्डिंग है, पूरी की पूरी बिल्डिंग को कहेंगे कि भी हम आपकी परचेज़ करते हैं, और वो परचेज़ कैसे करेंगे, छोटा छोटा अमाउंट लोगों से इकट्ठा करके। जैसे 25 लाख उनसे मिनिमम रहता है। फॉर एग्जांपल आपने 25 दे दिए, मैंने 25 दिए, वो 100 करोड़ की बिल्डिंग है। उन्होंने कंपनी बना ली, ठीक है, कंपनी बना ली, वो कंपनी ने बेसिकली वो बिल्डिंग खरीद ली थ्रू हमारे फंड्स के। जो लीज़ रेंटल आएगी वो हमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है, एज द कंपनी के तुम शेयर होल्डर हो, डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, बट ये फ्रैक्शनल रियल एस्टेट, अगर पीपल गो एंड सर्च अबाउट इट, दैट्स अ वेरी गुड वे। जिसके पास करोड़ या 2-5 करोड़ नहीं है लगाने को, 25 लाख में भी तुम कमा सकते हो, एक फिक्स्ड तुम्हारी मंथली आता रहेगा। बट इज इट सेफ? अब सेबी रेगुलेटेड काफ़ी आ गए हैं, तो इट इज़ सेफ। ओके, एंड हाउ वो ये रिस्क प्रोफाइल है, अगर एग्रेसिव हो तो यू कैन गो। हाउ मच रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वी कैन एक्सपेक्ट? 12% आराम से। रियल एस्टेट में तो राउंड में, रेंटल में अगर आप जाओ 6%, 3%, 4% उसमें भी है, तो इसमें तो वैल्यू भी ग्रो होगी। फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में ये नहीं कि सिर्फ तुम में फिक्स्ड इनकम आ रही है, तो जो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है 25 लाख, वो भी 5 साल ग्रो हो रहा है हर साल, क्योंकि रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो भी मिलता है। अपना फ्रैक्शन, अपना लाइक वट एवर वी ऑन बेच भी सकते हैं। हाँ, बेच सकते हैं, बिल्कुल। आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट चल रही है, डैट इज़ नॉन एज अ क्रिप्टो, बिटकॉइन, ऑल्ट कॉइन, ठीक है, मेमे कॉइन, डॉग कॉइन। तो क्रिप्टो क्या है? व्हाट इज़ क्रिप्टो? क्रिप्टो समझाने के लिए ना पहले लोग देख तो लेते हैं, जिसे हम यंगस्टर्स की टर्म में कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार उसने इतना रिटर्न दे गया इतना क्विक में, मैं क्यों ना लगाऊं। लेकिन वेरी फ्यू पीपल आर देयर जो उसको चाह समझेंगे कि भी यार उसके पीछे है क्या है। बट तो हम पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बताने के लिए कि भी स्टार्ट कहाँ से हुआ। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वो कॉन्सेप्ट इज़ अमेजिंग। वो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। जिस बंदे ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सोची थी, उन्होंने कहा था कि भी ये जो बेसिकली बैंक्स, लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं, अगर बैंक आपका, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि भी आपका तनुज का बैंक जो है, ABC जो भी बैंक है, नाम नहीं लेंगे, वो कहता है कि यार उन लेजर मेंटेन कर रहे हैं कि इतना पैसा आया आपके अकाउंट में, इतना गया। उन्होंने वो उनके पास है ना अकाउंट्स, दे हैव द राइट्स। उन्होंने गड़बड़ कर दी अगर कि नहीं यार इतना तो आप सोचो स्टेटमेंट में आपने तो विड्रॉ ही नहीं किया, आपने 5 लाख डिपॉजिट किया, तो उन्होंने दिखा दिया 2 लाख। कंट्रोल उनके हाथ में है ना।
करते नहीं बैंक्स, मैं ये कह रहा हूँ, बट आप जस्ट इमेजिन करो, कंट्रोल आपके हाथ में तो नहीं है। नहीं, आप केस कर दोगे बैंक पे अगर ऐसा हुआ, उन्होंने प्रूव कर देना, ये देखो हमारे पास तो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है, उन्होंने पीछे से बैक एंड में टेक्नोलॉजी में चेंज कर दिया, क्या करोगे आप? फंस गए ना। तो वो जो थॉट था ना कि ये चीज़ ना हो, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का थॉट था वो। तो बेसिकली लेजर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, जैसे आज आपने डिपॉजिट किया, कल विड्रॉ किया, ठीक है, ये अलग अलग अभी जो मेंटेन हो रहा है ना, जैसे ये अलग अलग ट्रांजैक्शंस मेंटेन हो रही हैं लेजर में, उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट हुआ डिपॉजिट, फिर हुआ विड्रॉ। जब विड्रॉ होगा ना तो वो पिछला डिपॉजिट भी ऐड करेंगे उसमें, फिर तीसरे पॉइंट पे जब आएंगे तो जो डिपॉजिट हुआ था, विड्रॉ हुआ था, और फिर आपका एक विड्रॉ हुआ है, वो भी तीनों ऐड करेंगे, अलग अलग से नहीं करेंगे। और इन सब चीज़ों का एक्सेस सबके पास होगा, दोज हु आर इन्वॉल्व इन दैट। अब मैं बड़े लेमन टर्म्स में बोल रहा हूँ, आपके बड़े क्वेश्चन होंगे सब कैसे इन्वॉल्व होंगे, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, तो इसके पीछे आ जाता है इनक्रिप्शन की भी, ये इनक्रिप्टेड भी है, सब नहीं एक्सेस कर सकते, बट जो कंट्रोल है, कहने का मतलब ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो कंट्रोल है, इट्स नॉट इन द हैंड ऑफ 1%। अब जैसे 2008-2009 में क्राइसिस आया यूएस में बहुत बड़ा, गवर्नमेंट ने रेस्क्यू कर लिया टैक्स मनी के थ्रू, उन्होंने बहुत अकाउंट्स में हेरा फेरी की बैंक्स ने जो डूब गई थी, टैक्स पेयर मनी ही अल्टीमेटली यूज़ हुआ। उसके बाद ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश की भी, यार गवर्नमेंट्स और बैंक्स के हाथ में नहीं पावर होनी चाहिए कि भी एक नॉर्मल इंसान को ख़राब कर दिया। अब क्रिप्टो पे आते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है बहुत जगह हो रहा है, बट सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हुआ, लोगों ने उस टेक्नोलॉजी के बेस पे क्रिप्टोज कॉइन्स खड़े कर दिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो उस कॉइन्स का जो लेखा जोखा या लेजर है, वो कब बेचा, किसने बेचा, किस एड्रेस से बेचा। अब अगर आपने किया है, ठीक है, आपको एक एड्रेस, एक इनक्रिप्टेड एड्रेस दे दिया जाएगा, आपने कब बेचा, तो उसका रिकॉर्ड होगा मेंटेन्ड, बट वो आपके पास भी होगा, सबके पास होगा, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, नोबडी इज़ द ओनर ऑफ दैट रिकॉर्ड। जैसे बैंक अगर ओनर है ना रिकॉर्ड को, उसमें कोई ओनर नहीं है। तो ये बड़ी, वैसे तो टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और सेफ़ है, ये पावर नहीं देती गवर्नमेंट्स को। गवर्नमेंट्स ने क्यों इसको रोकने की कोशिश की, कि उनके हाथ से पावर जा रही थी, लोगों के हाथ में जा रही थी, कि भी हम रिकॉर्ड्स को डिस्टरप्ट ना कर सकें, ठीक है, तो क्रिप्टोज बन गए। अब दूसरा उसमें है कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक टाइम था जिनको थोड़ी सी नॉलेज थी इस चीज़ की, और दोज हु थॉट कि भी यार हाँ ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, जैसे बिटकॉइन मेन जो हैं, इथेरियम, बिटकॉइन, ठीक है ना, मेजर, उन्होंने टेक्निकल पैटर्न्स देखे, न्यूज़ पढ़ते रहे, जिनको फुल लिटरेसी थी, तो उधर से कमा लिया। बट एक नॉर्मल इंसान को जो इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहा है अपनी, जो हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, रियल स्टेट, यूलिप्स, इंश्योरेंस, डोंट गेट इनटू दिस, डोंट एवर गेट इनटू दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उस लाइन में घुसो, अपना करियर बनाओ, बट एक क्रिप्टोज में नहीं घुसने की ज़रूरत। ओके, तो एनी आइडिया कि ये क्रिप्टो का प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? सारा डिमांड सप्लाई पे है। बिटकॉइन की डिमांड बढ़ रही है, लोग खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ रहा है। ओके, हाँ, कुछ नहीं उसमें, नथिंग एल्स, जस्ट लाइक स्टॉक्स का डिमांड प्राइस कैसे है, बढ़ रही है डिमांड, खरीद रहे हैं। बट वो कहते हैं कि आप बिटकॉइन माइनिंग करोगे तो आपके पास बिटकॉइन आने शुरू हो जाएंगे, इज इट ट्रू? हाँ, माइनिंग करो, माइनिंग को सेटअप करने में आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अब तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो शुरू में जो कर गया माइन कर गया, एक नॉर्मल लैपटॉप के थ्रू भी हो जाता था माइन। अब जैसे किसी लॉट ऑफ पॉडकास्ट या लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, एक बंदे ने 2000 जब ये आया था बिटकॉइन, उसने माइन करके पता नहीं कितने बिटकॉइंस अपने लैपटॉप में रखे हुए थे, उसकी हार्ड ड्राइव लेकिन उसने फेंक दी। वो 10 साल उसने लगा दिए अपनी हार्ड ड्राइव को डंप्स में जा के, यूएस के डंप्स में जा के ढूंढने की। उसने इतना पैसा खर्च लिया कि मेरे को वो हार्ड ड्राइव मिल जाए, मेरी वर्थ मतलब पता नहीं मिलियंस या बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होएगी। बट वो एक बार ही चला गया। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है क्योंकि इनक्रिप्टेड है वो सारा चीज़, ठीक है, तो चलेगी तो चली गई, ठीक है। बट हाँ, अब नहीं माइनिंग कर सकते, इट्स ह्यूज, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट्स माइन करती हैं, बड़ी बड़ी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स दुनिया की माइन करती हैं। ओके, इट्स नॉट दैट ईजी, ठीक है। एंड आजकल गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, इवन कि पीपल आर सेइंग कि इन्वेस्ट इन सिल्वर इज़ अ न्यू गोल्ड, राइट। सो इज़ इट ट्रू? आपका क्या मानना है? गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, अपना लगे रहो, थोड़ा थोड़ा डाल दिया, ठीक है। अभी उस पर आता हूँ मैं, क्यों बढ़ रहा है सिल्वर में, क्यों बढ़ गया प्राइसेस मोर देन गोल्ड, रिटर्न्स क्यों आए, उस पर आते हैं हम। बट फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट जो हम बात कर रहे थे कि भी हमने इन्वेस्टमेंट है एक पोर्टफोलियो में, हम जो कमोडिटीज़ की बात कर रहे थे, गोल्ड सिल्वर में भी एक पैसा आप ओवर द ईयर्स लगाते जाओ, क्योंकि गोल्ड को हमें क्या समझा गया, हमेशा समझा गया कि इट्स अ सेफ हेवन, कहीं जियो पोलिटिकल वॉर है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं
पुराने टाइम्स में जैसे हमारी पार्टीशंस हुई 47 की ले लो पार्टीशन, जो दूसरे अपना पाकिस्तान से यहाँ आए लोग, तब तो सब इंडिया ही था, करेक्ट, ठीक है ना, पाकिस्तान तो था नहीं बेसिकली। जब डिवीज़न हुई इधर आए तो वो गोल्ड उठा के लाए, गोल्ड सेफ समझा जाता है, ठीक है ना, कि भी पैसों का तो पता नहीं है कहाँ करेंगे क्या करेंगे, तो वो गोल्ड्स अपनी ये चूड़ियाँ ये सब उठा के लाए, इधर आके बेच लिया और पैसा ले लिया, ठीक है। तो सेफ हेवन समझा जाता है। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं गोल्ड में ज़्यादा स्विच करने लग जाते हैं, ठीक है। अब रिसेंट जो प्राइसेस बढ़े हैं उसका रीज़न क्या है कि ट्रम्प आया, उसके बड़े अनप्रिडिक्टेबल मूव्स हैं, जियोपॉलिटिकली उसने सिनेरियो टैरिफ्स लगा के बड़ा काम ख़राब किया, ठीक है। बट जो उसकी यूएस डॉलर की, अब गोल्ड मेजरली परचेज हो रहा है यूएस के रेट से, हम ट्रैकिंग करते हैं कि भी इतना गोल्ड का रेट हो गया, $4000 हो गया या जो भी है, ठीक है ना। तो यूएस डॉलर की वैल्यू अगेंस्ट दी यूरोपियन या युआन, ठीक है, या येन जापानीज़ की, यूएस डॉलर वीक होता चला गया। हम इंडिया का नहीं, इंडिया का कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता यूएसडी हमारा नहीं है इन्फ्लुएंस, उतना नहीं है हमारी इकॉनमी, यूरो का सबसे ज़्यादा है, यूके का हो गया, वो वीक होती चली गई। यूएस डॉलर वीक होने लगा तो गोल्ड उठाना सस्ता पड़ गया लोगों को, ठीक है, ओवर द ईयर कंट्रीज़ को उन्होंने गोल्ड उठाना शुरू कर दिया। प्लस उन्होंने देखा जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो थोड़ा सा पैसा, वॉर्स भी हर जगह हो रही हैं छोटी छोटी, तो गोल्ड में डालना शुरू कर दो। क्यों डालना शुरू कर दो? गोल्ड निकलता है ना माइंस, खदानों में से, तो उसकी लिमिटेड ही है एक वो, ठीक है ना। कोई अभी तक मैंने तो नहीं सुना, मतलब होगा कोई आर्टिफिशियल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गोल्ड नहीं आया कि केमिकल्स मिक्स किए और गोल्ड बना लिया, ठीक है ना। तो वो उसकी जितना तुम्हारी सप्लाई कम है और डिमांड पूरी है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो रीसेंट जो इंक्रीज़ आया है वो इस वजह से आया है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूएस डॉलर काफ़ी वीक हुआ है अगेंस्ट मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। और भी रीजंस हैं बट मेजरली यही है। अब आते हैं सिल्वर क्यों परफॉर्म कर गया बेटर, सिल्वर इज़ द न्यू गोल्ड। सिल्वर क्यों परफॉर्म कर गया बेटर? क्योंकि गोल्ड बहुत कॉस्टली हो गया, लोगों का हाथ नहीं डल रहा था ख़रीदने पे, तो लोगों ने क्या देखा कि यार सिल्वर है, सिल्वर ख़रीदा जाए, इधर से फिर भी हाथ डल रहा है, तो उसका जो परसेंटेज वाइज रिटर्न्स है वो ज़्यादा बढ़ गए। ओके, हाँ, वैल्यूएबल गोल्ड ही अभी भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। ओके, अब लोगों की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं गोल्ड में, जैसे मैंने बोला एक थोड़ा सा अपना परसेंटेज इसमें भी रखो, लेकिन किस वे में इन्वेस्ट करना चाहिए फिजिकल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड्स बड़े आ गए हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, पेटीएम पे जाओ डिजिटल गोल्ड खरीद लो। ETFs हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, हमने नहीं बात की थी, ये एक मैकेनिज़्म है। गोल्ड बीज है एक, ठीक है, मार्केट में जाओ अपना टाइप इन किया, गोल्ड बीज हैं, वो अगर किसी के पास ₹1,00,000 का गोल्ड खरीदने का नहीं है तो वो ₹60 से भी शुरू कर सकता है, ₹70 से भी शुरू कर पैसा डाल सकता है, ठीक है ना। अब 102 का वो गोल्ड बीज हुआ पड़ा है, आई थिंक आज 105 होगा मोस्ट प्रॉबली। तो उधर से भी एक गोल्ड भी खरीद लिया, जब भी डाउन हुआ या 10 खरीद लिए, जितना भी पैसा लगाना है। तो दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सेस टू कि भी तुम्हारा पैसा सेफ है, क्योंकि इक्विटी मार्केट डाउन जा रही थी तो गोल्ड बढ़ रहा था काफ़ी। एंड व्हाट इज़ अ वे टू परचेज गोल्ड बीज? नथिंग, जस्ट एक तुम्हारा नॉर्मल डीमैट अकाउंट, जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो, ओके, इट इज़ वो ट्रेड होता है, जैसे स्टॉक की वैल्यू ऊपर नीचे हर सेकंड है, वो पता चलेगा। आप गोल्ड बीज इन्फोसिस की जगह आप डालो वॉच लिस्ट में जाके, अपना सर्च जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, गोल्ड बीज आ जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ स्टॉक। ओके, इट्स दैट इजी। इट्स दैट इजी। बट उस पर हमें GST 18% पे करना पड़ता है? नहीं, वो सब कुछ नहीं, जस्ट लाइक स्टॉक्स पे जो टैक्स लगेगा इट्स स्टॉक्स, ये समझ लो लेमन टर्म में, इट्स स्टॉक काइंड ऑफ। प्राइस जो गोल्ड का एक्चुअल में मार्केट, वो उसको ट्रैक करता है। ओके, उसी पे बिहाफ पे चल रहा है। हाँ, उसी बिहाफ पे चलता है। बट जब हम उसे सेल करेंगे तो हमें लाइक लॉन्ग टर्म गेन या शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से टैक्स वो तो पे करना नॉर्मल, हाँ वो तो जो भी इक्विटीज़ का वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, वैसे ही टैक्सेशन होगी। तो डाइवर्सिफिकेशन कैसे होनी चाहिए हमारे फंड्स की? लाइक अभी हमने बहुत सारा तरह के चैनल्स डिस्कस कर लिए एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, तो हाउ वी डाइवर्सिफाई आवर? डाइवर्सिफाई यही है कि भी जो बेसिक रूल है कि डू नॉट कीप ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। कहाँ से आया है कि भी एक ही बास्केट में रख दिए, बास्केट में प्रॉब्लम आ गई, सारे के सारे अंडे टूट गए, ठीक है ना। तो इक्विटी में सारा ही पैसा इक्विटी में डाल दिया, इक्विटीज़ में प्रॉब्लम आ गई, गया सारा पैसा डाउन। डाइवर्सिफिकेशन है कि डिफरेंट सेफ चीज़ों में थोड़ा सा FD में लगा लिया। वो अगेन वही बात है कि भी तुम्हारी रिस्क प्रोफाइल कैसी है, ओके, ठीक है ना, किस में तुमने सेफ रखना है, कितना परसेंटेज रखना है। ऐसे कोई रूल ऑफ थंब तो नहीं है, बट मे भी कुछ सजेस्ट कर दे AI या कोई ऐप्स की भी, इतना परसेंटेज अगर तुम्हारा एग्रेसिव है
तो अग्रेसिव में भी 10-20% तो रखो एफडीज़ में, सेफ चीज़ों में, कि इतना तो मिलता रहे, ठीक है ना। तो एफडीज़ में लगा लिया, इक्विटीज़ में लगा लिया, गोल्ड में, इक्विटीज़ में डिफरेंट चीज़ें आ गई, गोल्ड में लगा लिया, रियल एस्टेट में लगा लिया। तो डाइवर्सिफिकेशन इसको कहते हैं। तो जितना डाइवर्सिफाई करके रखोगे कि एक में प्रॉब्लम आई है, दूसरा तो बढ़ रहा है, एग्जैक्टली, ठीक है, या दूसरे में या 2-3 बढ़ रहे हैं, एक घट रहा है, या 3 घट रहे हैं, एक तो बढ़ रहा है। ये नहीं कि भी एक में ही लगा दिया तो वो डाउन गया तो सब गया डाउन। तो जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि हमारे बेसिक सबसे पहले अच्छे होने चाहिए, जो कि हमें पता होना चाहिए अपने बारे में, हमारी रिस्क प्रोफाइलिंग और हमारी बजटिंग। उसके भी पे हम डिसाइड कर सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स की एक्चुअल में कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे नहीं करना, एंड देन वी कैन मेक अ बेटर डिसीजन। परफेक्ट, ठीक है। तो जो भी हमारा गेन आता है एंड देन लाइक हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो टैक्स प्लानिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? टैक्स प्लानिंग के लिए अब हम देखो, अब जैसे अपना इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, राइट। साल से पहले अगर तुमने एग्जिट कर गए हो तो जो भी गेन हुआ है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, विच इज़ 20%। वो करना ही करना है। इट इज़ अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल इनकम टैक्स दैट यू पे। वो तुम्हारे नॉर्मल इनकम में नहीं कैलकुलेट होगा, वो करना ही करना है। अगर तुम्हारी नॉर्मल इनकम में यू आर पेइंग 0 इनकम टैक्स, वो ब्रैकेट में नहीं आ रहे तुम इनकम टैक्स पे करने के, बट इस पर फिर भी तुम्हारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में पे करना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इज़ मोर देन 1 ईयर अराउंड आई थिंक 1,25,000 की छूट है। अगर 2 लाख हुआ है, 1,25,000 छोड़ दो, 75,000 पे तुम्हें एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना ही पड़ेगा। आई थिंक 12.5% है समथिंग लाइक दैट। वो तो नॉर्मल है अपना, जो पे करना है वो हमें पे करना ही पड़ेगा, करना ही है। तो इसके लिए लाइक आजकल देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स नोन एज HUF जो खुलते हैं। कैन वी टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट? सो HUF मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वो अकाउंट्स तो होते हैं, हाँ। कोई भी इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल अ मैरिड पर्सन, ओके, कैन हैव अ HUF, दे कैन ओपन देयर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक रूल लॉ है हमारा इंडिया में। दे कैन हैव अ डिफरेंट पैन ऑन फॉर दैट। योर वाइफ विल बी इंक्लूडेड, फॉर एग्जाम्पल मी माई वाइफ एंड माई किड इज़ इंक्लूडेड एंड आई एम द कर्ता ऑफ दैट थिंग। तो वो एक इंडिविजुअल नहीं, फैमिली इन्वेस्टमेंट्स के लिए HUF का एक कॉन्सेप्ट बना था कि एज अ फैमिली तुम पैसा उसमें लगा सको। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, वो मेरा हक, वो जितना पैसा उस अकाउंट में, सपोज मैंने वो एक पैन बनवा लिया HUF का अंडर माई नेम, ठीक है ना, तो वो, और उसके बाद एक अकाउंट खुलवा लिया, जो अकाउंट में पैसा होगा वो जस्ट मेरे नाम पे नहीं होगा, वो दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सेसिबल टू माई सन, माई वाइफ, ठीक है ना। अब एडवांटेज कहाँ है इसका? लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज़, एक अपना तो पैन है ही, एक HUF का खुलवा लिया, कुछ प्रॉपर्टी ले रखी है रेंटल पे, ठीक है ना, जो रेंटल इनकम आई वो अपने एक HUF वाले अकाउंट में डलवा लिया, क्योंकि वो डिफरेंट पैन ही डिफरेंट हो गया तो तुम्हारा टैक्स जो पेइंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर इसी में डलवाओगे तो टैक्सेस बढ़ जाएंगे। एक रेंटल इनकम अलग से डलवा ली, सपोज एग्जांपल वो रेंटल इनकम टैक्स ब्रैकेट में फॉल ही नहीं कर रही, तो तुम्हारा टैक्स सेव हो गया। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड टूल टू इन्वेस्ट। ओके, टैक्सेस थोड़े से बच जाते हैं, मेक सेंस। प्लस से आपकी पूरी फैमिली, यू हैव द एक्सेस, नॉट जस्ट यू। गॉट इट। एंड आपने स्टार्टिंग में अपने क्रेडिट कार्ड का डिस्कस किया था, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, सो कैन यू थ्रो सम लाइमलाइट टू दैट? क्रेडिट कार्ड यूज़ बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं ये करूँ, आप सोच लो कि मैं क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, पैसे हैं नहीं, क्रेडिट कार्ड खर्ची जा रहा हूँ, पे 50,000 का क्रेडिट खर्च दिया है, ठीक है, पे किया 25,000 मंथ का जब क्रेडिट कार्ड का बिल आया, और 25,000 मैं बाद में देखूँगा, नेक्स्ट मंथ देख लूँगा। वो 23% का रेट लगाते हैं तुम्हारे उस पर। ये नहीं कि वो फ्री ऑफ फंड्स है, यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट। नेक्स्ट जब आपकी अमाउंट आएगी वो 25,000 में 23% का जितने टाइम के लिए तुमने लिया है वो उस पर लग कर आएगा स्टेटमेंट में। तो इट्स यू नीड टू बी रियली स्मार्ट टू यूज़ अ क्रेडिट कार्ड। द वे आई यूज़ इट इज़, क्योंकि पॉइंट्स मिलते हैं, बड़े सारे एडवांटेजेस मिलते हैं, कभी कैशबैक्स मिलते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक, अगर सपोज किसी की 50,000 की इनकम है, ठीक है ना, तुम खर्चे सारे अपने करो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है, 10,000 20,000 के पॉइंट्स कमाओ, लेकिन चुपचाप अपने 10,000 20,000 पे कर दो। नेवर यूज़ इट एज अ लोन टूल, ठीक है ना, कि भी मैंने यार एक्स्ट्रा ही खर्च दूंगा। चलो हेल्प भी करता है, मैं ये नहीं कहता, बट ट्राई टू अवॉइड दैट।
मतलब कि जैसे हमने अपनी बजटिंग की तो 50% हमने बजट पे एलोकेट किया, जस्ट स्पेंड 50% इन क्रेडिट कार्ड। हाँ, जो भी अपने एंटरटेनमेंट हाँ। पे भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर लिया, थोड़ा कैशबैक्स आ गए, ठीक है। And और इससे then- ना तुम्हारी, सॉरी टू इंटरप्ट, इससे Yeah. तुम्हारी क्रेडिट प्रोफाइल अच्छी होती है। जो आजकल आप लोन लेने जाओ तो वो बोलते हैं ना कि तुम्हारे सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। ओके। तो वो सिबिल स्कोर कैसे बढ़ेगा? सिबिल स्कोर कुछ नहीं है, बस ये है कि भी तुमने कैसे लोन्स लिए हैं और तुमने कैसे अच्छे से पे किए हैं, टाइमली पे किए हैं। जितना अच्छा टाइमली पे किया है तुम्हारा उतना अच्छा प्रोफाइल है, तो इट्स ईजियर टू गेट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड इज़ अ गुड वे कि भी तुम्हें सबको इशू हो जाता है ईजिली, ठीक है। जिसकी अच्छी एक इनकम है, थोड़ी सी भी हो, सबको इशू ही हो जाता है आजकल तो, ठीक है। तो तुम पे करके टाइमली अपना मंथली टू मंथ पे करो आराम से और अपना सिबिल स्कोर भी बढ़ाओ। ओके, ग्रेट। हाँ। सो तेजवीर, यू आर आल्सो अ टेक्निकल कंसल्टेंट अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो एआई आ गया, तो हाउ डू यू यूज़ एआई फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग? एआई जो मेरे को बेसिकली, जो मैं 2 घंटे या 3 घंटे लेता था रिसर्च एंड एनालिसिस में, ओके। वो मैं एक प्रॉम्प्ट 10 मिनट 5-10 मिनट में 10-12 प्रॉम्प्ट मारे एंड आई कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारा कंपैरिजंस एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मनी कंट्रोल पे जाके टॉप 5 तो निकाल लिए, या नॉर्मल एआई में भी जाओ तो उसको बोलो कि बाय रिटर्न्स हमें दिखाओ, म्यूचुअल फंड्स किसने 1 ईयर 3 ईयर या 5 ईयर में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, सॉर्ट करो। उसके बाद किसकी सबसे एक्सपेंस रेशो कम है वो बताओ, तो वो आपको क्विकली करके बता देगा। टाइम सेविंग बहुत है एक नॉर्मल इंसान के लिए। बाकी तो बड़ा कुछ है एआई पे डिस्कस करने के लिए, बट Okay. इन्वेस्टमेंट्स में दे विल आपकी रिसर्च एनालिसिस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। तो एक टाइम पे कितने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? लाइक मतलब कि हमें लिमिट करना चाहिए, 5 या 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा भी रूल होता है? रूल नहीं है, बट 3-4 मैक्स रख लो। सब थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी अगर तुम्हारी एग्रेसिव है थोड़ी, तो 70% तुमने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लिया। थोड़ा सा सेफ रखने के लिए 20% लार्ज कैप में लगा लिया, 10% मिड कैप में लगा लिया, ठीक है। ठीक है ना। तो ठीक है तेजवीर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। Thank you so So I much. just want to say my audience that ki the best time to start investment is 20 years ago, and the second best time is now. So you should start investing as soon as possible, because the compounding का जो benefit होता है that we only get when we start investing as early as possible. So start investing and get ahead in your investment journey. Thank you so much. थैंक यू तनुज।